साल के एक्सपीरियंस में हाँ, कभी आपको ये लगा कि कोई लड़की आपको दिल दे बैठी, किसी ने आप पे कह दिया सर मुझे तो आप बड़े पसंद आ गए सर? ऐसा है। ये जो आपने जो बात कही जी, ये एक दुविधा में डालने वाली बात है। तो जो ये कहते हैं कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, यूथ के साथ लगे रहते इसलिए बूढ़े नहीं होते, सच बात है? बिल्कुल ये सच बात है, क्योंकि विद्यार्थियों की जो मनोदशा होती है जी, अध्यापक को उस स्तर पर आना पड़ता है उनको समझाने के लिए। कई बार मेरी लड़कियों से बात होती है, मैं पूछता हूँ भाई आप जैसे निकर पहन रखे हैं, शॉर्ट्स पहन रखे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप इन्हें ड्रेस क्यों पहन रखी है? तो कई बार लड़कियां ये कहती हैं सर ये तो लड़के की समस्या, किस नज़र से देख रहा है, हमारी तो ड्रेस ठीक है, लेकिन देखने वाले की नज़रिए पे डिपेंड है। ये तो है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि मर्यादा में ही रहें। अब जैसे ऐसी सोच वाले को कई बार नैरो माइंडेड बोल देते हैं, भाई ये तो संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति है। अब जो आज का समाज है, वर्तमान समाज है, चाहे कितना ही खुलापन है, लेकिन फिर भी हमें अपनी मर्यादा को बचाते हुए ही वस्त्र पहनने चाहिए। कभी पॉलिटिक्स की तरफ यूथ टाइम में, पॉलिटिक्स की जैसे ABVP, SFI है, NSUI है, इनमें गए कभी आप? मैं स्वयं तो नहीं गया, हालांकि जब मैं छात्र था। क्या राजनीति गंदी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजनीति से ही स्वच्छता आती है। यदि राजनीति नहीं होगी तो हम कैसे परिवर्तन ला सकेंगे? घर पे कोई बुलाना आया हो जी हमारा बेटा पीट दिया, हमारे वो सिर फोड़ दिया, ऐसा नहीं आया। कैथल जींद नरवाना में सारी जिंदगी व्यतीत कर दी आपने। हाँ, इसी एरिया में, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक। लेकिन मेरा जो कर्म क्षेत्र है वो ज्यादातर जींद ही रहा है। आप इतने साल कॉलेज में रहे, क्या आपको भी कभी बच्चों की तरफ से धमकी मिली है कि 12 मैं देखता हूँ? इस तरह की धमकी नहीं मिली, लेकिन जो शरारती बच्चे थे मैं उनको उनके ढंग से टैकल करता था, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। जो गांव के बच्चे आते थे, गांव की समस्याओं को मुझे पता, उनको फ्रेंडली वे में मैं अलग से समझाता था। टीचर ये कह देता है भाई तू मेरे से 100 बार भी पूछेगा ना तो ही बताऊंगा, लेकिन 2-3 बार बताने के बाद टीचर गुस्सा भी हो जाता है। लेकिन ऐसे पूछने वाले जो इंक्विजिटिव जो बच्चे होते हैं, कुछ ही होते हैं जो कहने के बाद बार बार जो पूछते हैं, तो अच्छा भी लगता है। हालांकि फिर ये भी बात है कि जो पूछेगा 2-3 बार में उसको क्लियर हो जाती है बात। ऐसा नहीं होता कि वो 20-30 बार पूछे या और, फिर तो उसका पता है इंटेंशन ही गलत है उसकी, इसलिए 2-3 बार में क्लियर हो जाता है, वो हमें भी अच्छा लगता है। आप प्रोफेसर रहे, प्रिंसिपल हो गए, रिटायर भी हो गए, लेकिन क्या अब कोई कसक है भाई मेरे को लाइफ में वो काम तो करना था, हुआ नहीं? कुछ काम ऐसे होते हैं, अब शुरू का निर्धारण है। मान लो जैसे आप कंपटीशन की बात करते हैं, मुझे शुरू में कईयों ने कहा भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, तो सिविल सर्विसेज की तरफ 1-2 प्रोफेसर ने कोशिश की। हालांकि मैंने, जब मैं कॉलेज में 10 साल हो चुके थे मुझे पढ़ाते हुए भी, एक अटैम्प्ट लिया, मैं बिल्कुल नज़दीक पहुंचा, तो उसके बाद नहीं, बाद में फिर ये नहीं आता, पता नहीं मन नहीं बना। हमने भी पढ़ा द ग्रेट अकबर महान था। आज के संदर्भ में क्या सोचते हो आपकी, सच में अकबर महान था? ऐसा है, महानता की जो क्वालिटीज हैं कुछ, इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर धार्मिक सहिष्णुता थी। धार्मिक रूप से वो इतना कट्टरवादी नहीं था जैसे हम औरंगजेब की बात करते हैं। आपने राजनीतिक पार्टियां बहुत देखी हैं, आपकी तरफ से फेवरेट प्रधानमंत्री कौन रहे, या कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको लगता है देश हित के लिए? ऐसा है जी, देश हित के लिए देखा जाए जी, तो हालांकि जैसे शुरू में कांग्रेस का ज़्यादा शासन रहा है जी, कुछ विकास कार्य तो हुए, नो डाउट, हमें मानना पड़ेगा। तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जैसे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत शानदार इंटरव्यू है और बहुत सीरियस इंटरव्यू भी है। विषय है एजुकेशन, विषय है यूथ और विषय है टीनेजर्स, बच्चे। आज हमारे साथ प्रोफेसर श्री रणबीर कौशल जी हैं, बात करेंगे। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जगदीप जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। सर पहले भी बातचीत हुई है जी जी, आज लगता है आप एक नया विषय लेकर आए हैं। जी सर, जी सर रेडी है मेरे खतरनाक सवालों से? जो भी, बिल्कुल। अभी तक तो आप ही लोगों से बच्चों से सवाल पूछते आए थे, आज ये बच्चे आपसे ही सवाल ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि आप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद में भी स्टूडेंट रहे हैं, जहाँ मैंने एक ही महाविद्यालय में 28 साल तक पढ़ाया है, गवर्नमेंट कॉलेज जींद। ट्रांसफर नहीं हो पाई सर आपकी? सर ट्रांसफर हुई, उसके बाद में भट्टू ट्रांसफर हुआ, लेकिन भट्टू से फिर लकीली नरवाना आ गया, KM गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना। तो अध्यापन के दौरान मैंने 3 ही महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, गवर्नमेंट कॉलेज जींद और मेनली गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना और भट्टू थोड़ा समय। उसके बाद 18 में मैं प्रिंसिपल के तौर पे प्रमोट होके ही गवर्नमेंट कॉलेज जींद से बाहर गया।
28 साल सर, एक ही एक कॉलेज। ही महाविद्यालय में टोटल। बोर नहीं हुए आप? नहीं, नए नए बच्चे आते गए, नए नए चेहरे, नए नए विद्यार्थी अलग अलग प्रतिभाओं को लेकर जब आए तो बहुत अच्छा लगता है। हर साल नयापन अनुभव हुआ। हर एकेडमिक ईयर जब शुरू हुआ जी। तो बहुत जोश के साथ, बच्चों में तो जोश होता ही है जी। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे भी अपने अंदर से इतनी खुशी होती थी कि जैसे नई क्लास मुझे पढ़ाने को मिलेगी। तो ये वास्तव में मेरे लिए बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा है। तो जो ये कहते हैं कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, यूथ के साथ लगे रहते, इसलिए बूढ़े नहीं होते, सच बात है? बिल्कुल ये सच बात है, क्योंकि विद्यार्थियों की जो मनोदशा होती है जी। अध्यापक को उस स्तर पर आना पड़ता है उनको समझाने के लिए, प्यार से बच्चों के साथ बच्चा होना पड़ता है। बिल्कुल होना पड़ता है, क्योंकि मेरा ज़्यादा वास्ता यूथ से पड़ा है, युवा वर्ग से पड़ा है, और युवा वर्ग को समझाना कोई आसान कार्य नहीं होता। तो वो कोशिश की है। पहले उनकी मनोस्थिति पे जाना पड़ता है, फिर उनको समझाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही? मैं आपके ही कॉलेज की शुरुआत पूछना चाह रहा हूँ मैं। सर मैंने जैसे 1986 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में RKSD कॉलेज कैथल से MA इंग्लिश किया। ओके। तो मेरा सौभाग्य था कि जस्ट MA के तुरंत बाद मुझे एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना में पढ़ाने का मौका मिला। ये 86 की ही बात है, 86 में MA करते ही। ओके। उसके बाद 87 में हरियाणा गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से इंग्लिश प्राध्यापक के लिए जी। तो मैं बहुत ही लकी रहा, क्योंकि एक ही मैंने HPSC का इंटरव्यू दिया और उसमें ही मेरा चयन हो गया। तो लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट लेट मिली 88 में। तो जो 2 साल का कार्यकाल रहा, पीरियड रहा, वो आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना में बिताया 88 तक। तो इसलिए मेरा अध्यापन तो 86 से ही शुरू हो गया था। ठीक है। 88 से जींद में, और 2018 तक मैंने अध्यापन कार्य किया, एक तरह से 30 वर्ष तक टोटल। 30 वर्ष को महाविद्यालय का अध्यापन कार्य और 2 साल स्कूल का, तो 32 साल का टीचिंग करियर रहा, और 5 साल से ज़्यादा वो एज प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम किया। तो टोटल 37 साल, 21 साल में हम लगते ही हैं। 58 साल की उम्र में सरकार रिटायर कर देती है। तो 37 साल मैंने बच्चों में पढ़ाते हुए या फिर प्रिंसिपल के तौर पे ही बिताए। कभी पॉलिटिक्स की तरफ, यूथ टाइम में पॉलिटिक्स की, जैसे ABVP SFI है, NSUI है, इनमें गए कभी आप? मैं स्वयं तो नहीं गया, हालांकि जब मैं छात्र था RKSD कॉलेज कैथल में, उस समय विद्यार्थियों के इलेक्शन होते थे। तो मैंने भी एक वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था प्रधान का, जिसमें कुछ बच्चे टॉपर्स होते थे, उनको लेते थे, या सब्जेक्ट सोसाइटी होती थी। तो मुझे प्रेप से लेके MA तक 3 बार CR बनने का मौका मिला, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव प्रधान को या कार्यकारिणी को चुनते थे। तो ये भी सौभाग्य रहा कि मैं उन विद्यार्थियों में, जिसमें से आज कई पॉलिटिक्स में है, MLA बन चुके हैं उस वक्त के हमारे ग्रुप के। कौन कौन सर? एक तो कैथल से जो लीलाराम जी हैं जी, वो पहले विधायक रहे हैं, 2 बार रह चुके हैं टोटल। आपके साथ पढ़े? वो उस समय भी हमारे सीनियर थे, तो मैं भी उनके साथ रहा हूँ। तो ऐसा मौका मुझे मिला उनके साथ, तो पॉलिटिक्स को जाना। लेकिन मैं पॉलिटिक्स में पूरी तरह से अंदर नहीं गया, क्योंकि मेरा ध्येय शुरू से ही प्रोफेसर बनना था। क्या राजनीति गंदी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजनीति से ही स्वच्छता आती है। यदि राजनीति नहीं होगी तो हम कैसे परिवर्तन ला सकेंगे? क्योंकि पावर में रहकर ही तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। यदि अच्छे व्यक्ति राजनीति से दूर रहेंगे तो समाज में परिवर्तन कैसे होगा? तो आप वैसे डायरेक्टली आप ABVP SFI में नहीं किसी में संगठन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा, लेकिन CR रहे हैं आप? CR रहे हैं। उसमें कोई पार्टी बेस पे CR नहीं बनते थे कि विद्यार्थियों में सोसाइटी बन गई, मान लो इंग्लिश एसोसिएशन, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, उसमें जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जैसे बनते थे, उनसे इलेक्शन होता था और 4 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे टोटल में से। तो उनमें मुझे मौका मिला CR बनने का। तो इस तरह से मैं बना। और एक बार डायरेक्ट इलेक्शन में MA फाइनल में, जैसे कुछ ही विद्यार्थी थे हम जी, तो 40 के करीब, तो उसमें मेजोरिटी ने कहा कि आपने इलेक्शन, लेकिन एक कंटेस्ट भी हुआ, एक फ्रेंडली मैच की तरह मैं कहूँगा, लेकिन फिर मुझे CR बनाया गया। बच्चे कहते थे कि आप हमारी बात को प्रशासन तक अच्छी तरह पहुँचा पाएंगे, इसलिए आपका इस वक्त चुना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो मेरे दोस्त अच्छी तरह से, लेकिन जो मेरा अपोनेंट था वो भी मेरा दोस्त ही था, तो बाद में भी हम इकट्ठे रहे। तो फिर कैसे बुराई करके आप जीते? किसी प्रकार की कटुता नहीं थी। एक हम ये मानते थे जैसे मैच है, मैच खेलते हैं, उसके बाद फिर हम एक के एक हैं, हार जीत तो लगी रहती है। ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ सर। ओके, देखो हमारा इंटरव्यू ना वापिस होता जा रहा है। पहले आपके प्रोफेसर की बात की, फिर हमने कॉलेज लेवल की बात की। स्कूल टाइम में कैसे? स्कूल में ऐसा जी, मेरा गाँव कैथल डिस्ट्रिक्ट में, जो उस वक्त पहले जींद जिला में था, जब मैंने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज जींद ज्वाइन किया अक्टूबर 88 में, तो उस समय हमारा जिला जींद ही था।
इसलिए मेरी कोशिश थी भी अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही मेरे अपॉइंटमेंट हो, मैं यहाँ आया। लेकिन 89 में कैथल डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद हमारा गांव सांगन गांव है, कैथल खनौरी रोड पे पड़ता है और वहाँ श्रृंगी ऋषि तीर्थ है, कुरुक्षेत्र भूमि के 48 कोस के तीर्थों में जो आता है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। एक मध्यवर्गीय परिवार में, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए, और पिताजी गवर्नमेंट जॉब में रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद वहाँ पे क्योंकि दोनों तरह के काम होते थे, पहले एम्प्लॉय अपने परिवार को सभी बाहर नहीं ले आते थे शहर में, वो गांव में खेतीबाड़ी का काम भी संभालते थे। मेरी माँ खेतीबाड़ी के काम से जुड़ी हुई थी, और इसलिए मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है अपने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। 1 से 5वीं तक मैं अपने गांव में ही पढ़ा, और बच्चों की तरह सरकारी स्कूल में उसी तरह हम नीचे बैठते थे, जिसको टाट कहते थे, तप्पड़ कह देते थे, वहीं बैठते। और स्कूल में काम भी हमें सौंपते थे कि आज आपकी सफाई की बारी है, कल दूसरे की है, ग्रुप बनाए हुए थे, बहुत अच्छा लगता था पूरे दिन वहाँ बैठ के। बाहर शरारती भी थे क्या आप? शरारत तो जो बाल सुल बच्चों की होती है, मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बच्चों में आपस में घर पे कोई बुलाना आया हो, जी हमारा बेटा पीट दिया, हमारे वो सिर फोड़ दिया, ऐसा नहीं आया ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हमारे जो टीचर थे, जैसे मेरी माँ खेत के कार्य के लिए स्कूल के पास से निकलती तो उनसे बातचीत करते कि आपका बच्चा पढ़ाई में होशियार है, ठीक है, सारी रिपोर्ट लेते थे। तो जैसा अध्यापकों की राय थी, पेरेंट्स भी यही कहते हैं। तो 5वीं तक, क्योंकि 5 का ही स्कूल था प्राइमरी स्कूल, तो मैं गांव तक पढ़ा। फिर 8वीं 10वीं 12वीं उसके बाद मुझे अलग अलग स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला। जैसे भी पिताजी जहाँ दाखिला दिलवा देते, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल 3 साल की है, 7th 8th 9th। एक अपना आर्य स्कूल नरवाना, जहाँ से मैं जो भी की मैंने, वहाँ से मेरी मैट्रिकुलेशन है। कैथल जींद नरवाना में सारी जिंदगी व्यतीत कर दी आपने? हाँ, इसी एरिया में, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक। लेकिन मेरा जो कर्म क्षेत्र है वो ज़्यादातर जींद ही रहा है, क्योंकि 28 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद भी, प्रिंसिपल बनने के बाद भी मैं जींद से ही जुड़ा रहा, चाहे हालांकि हिसार जिला में के बहुत कॉलेजों में मैंने एज प्रिंसिपल काम किया, विजिट करना किया, लेकिन जुड़ाव जींद से ही रहा। जगदीप जी, जिस टाइम आप 84 तक रहे कॉलेज में, 84 में मैंने ग्रेजुएशन की जी, और 86 में एमए की। तो प्रेप टू एमए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर ये कॉलेज रहा है, आरकेएसडी कॉलेज कैथल, वहाँ की मेन एजुकेशन है। उसके बाद फिर जैसे महाविद्यालय मैंने ज्वाइन किया 88 में, फिर मैंने एक स्पेशलाइजेशन किया PGDTE, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ये था एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज हैदराबाद। ओके, ये स्पेशलाइजेशन है फोनेटिक्स में, भाषा विज्ञान में, कि कैसे उच्चारण किया जाए, किस तरह से लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। तो ये स्पेशलाइजेशन जींद कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते मैंने किया। हालांकि ये हैदराबाद से था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था। ये सुविधा सरकार ने दी थी कि आपका ये पीरियड ड्यूटी पीरियड ट्रीट किया जाएगा, इसके लिए अवकाश भी मिला था। उसके बाद मैंने PhD की, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोइट है, अमेरिकन पोइट है। हाँ। आपने शायद सुना भी होगा, एक पोएम है, दी वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत प्रेरणादायक ये कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही लिखी हुई है। तो मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में भी और लिटरेचर दोनों में ही रहा है। उसके बाद अलग अलग कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, एक बुक भी मैंने ऑथर की जो PhD के थीसिस पे बेस्ड थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड ह्यूमन वैल्यूज़, वो पब्लिश भी हुई। और बच्चों से ही मेनली तो अध्यापन कार्य जो हमारा चलता रहा। आपने, मैं अगर देसी भाषा में बोलूँ तो आपने 2 सदियों में काम किया, 19वीं सदी और 21वीं सदी। उस टाइम में जब आप कॉलेज में थे, यूं मतलब बड़ा भाई था मेरा जैसे पिताजी वो बताते हैं, भाई हमारे टाइम में तो कॉलेज में बड़े बड़े बालक आया करते, ईब के हैं, ईब तो BA फर्स्ट ईयर में लगता ही नहीं कॉलेज का बालक, छोटे छोटे बालक हैं। क्या ये बात सच थी आपके? बदलाव है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, जैसे मैंने बताया कि छात्र चुनाव होते थे जी, यहाँ भी जब मैंने ज्वाइन किया तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, ग्रुप बनते थे विद्यार्थियों का, इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता था, लेकिन मेनली वो पीसफुल रहा। हालांकि बच्चों में जो थोड़ा झगड़ा या और कोई सीरियस मैटर नहीं हुआ, ग्रुपिज्म तो रहा है, वो अपनी समस्याएं रखते थे, वो अपनी समस्याएं रखते थे, लेकिन प्रधान तो एक ही ग्रुप का बनेगा। तो उसके कारण क्या होगा, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत चैलेंज होता था कि बच्चों को कैसे पैसिफाई करें। तो स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा होती थी, कई बार झगड़े भी होते थे बच्चों। अब तो स्ट्राइक्स होती नहीं, पहले होती थी। उसके बाद जब इलेक्शन बंद हुए तो काफी तो शांति का माहौल बना। हालांकि गवर्नमेंट ने फिर कोशिश की कि जो बच्चे टॉपर्स हैं, जिनकी कोई रीअपियर नहीं आए, 1-2 बार इलेक्शन हुए ऐसे भी, तो उसमें फिर जो नोटोरियस बच्चे हैं वो तो बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बाद में कोई इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा। लेकिन एक बार ऐसा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या और भी जगह पे कई बार इतने झगड़े होते थे, बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने लगी थी। हो सकता है सरकार का ऐसा कारण हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हुआ, एक जगह नहीं, तो ये इनको इलेक्शन को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल इलेक्शन नहीं चल रहे। जो आप संगठन की बात करें वो अपने अपने लेवल पे
अपने संगठन बनाते हैं, अपने जो समस्याएं हैं विद्यार्थियों की वो प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं होता है अब। 30 साल का आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा, आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, फिर उनकी भी शादी होगी, फिर उनके बच्चों को भी पढ़ाया, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चों को, मतलब 3 दशक आपने लगाए हैं। ऐसी स्थिति हुई होगी, आपने ये भी कहा होगा भाई तेरे दादा को तो मैंने पढ़ा रखा है। ऐसे बहुत हुआ। जब मैं प्राचार्य बना तो जैसे मुझे पहले तो मैं नरवाना गया जी, तो नरवाना के बाद जैसे खेड़ी चौपटा, और उसके बाद जैसे अलग अलग कॉलेज, हालांकि सभी दो में मैं प्रिंसिपल अलेवा का एडिशनल चार्ज था। जो ये रूरल कॉलेजेस खुले हैं जैसे उगालन, काफ़ी टाइम मेरा उगालन, डाटा, तो पहले क्या था कि जींद से लेकर सीधा आप जाएं तो बरवाला भी कॉलेज बाद में बना था, जींद से हिसार तक हांसी कॉलेज था केवल जी, और इस रोड पे आप जाएं तो भिवानी रोड पे तो जींद से सीधा भिवानी पहुंच जाएंगे, वही कॉलेज आएगा, बीच में कोई महाविद्यालय नहीं था। इधर सफीदों, उधर नरवाना, जो बीच के गांवों के लोग थे ज्यादातर वो जींद पढ़ने आते थे बच्चे। अब उनके जो आगे फर्दर बच्चे हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बताते थे कि सर आपने मेरे फादर को पढ़ाया हुआ है, मेरी मदर वहाँ पढ़ती थी, तो आपके स्टूडेंट हैं। तो ऐसा मेरा सौभाग्य मिला कि नेक्स्ट जनरेशन भी मेरे संपर्क में आई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और वो बच्चे मिलने के लिए आते थे कि सर मेरी बेटी आपके कॉलेज में पढ़ रही है, और वो इतना रिगार्ड मुझे मिला बहुत ज़्यादा। और यही मुझे लगता है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है इसकी विशेषता है, और यही आपने जैसे कहा कि यंग रहने का भी कारण होता है, बच्चों से जो जुड़ाव है, आपको मान सम्मान मिले, और क्या चाहिए जीवन में। सर 3 दशक में हर दशक में कोई नया एक्सपीरियंस हुआ, भाई इस दशक में ये था, इस दशक में ये था, इस दशक में ये था? ऐसा हुआ, पहले मीडिया का या सोशल जो रोल है जी, जैसे आपका व्हाट्सएप आ गया, इंटरनेट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चों के पास मोबाइल तो कल्चर थी ही नहीं जब हमने ज्वाइन किया शुरू के, ये तो बाद के उसमें आया। उस टाइम तो लैंडलाइन भी नहीं था। 21st सेंचुरी में लैंडलाइन के लिए भी आपको एसटीडी बूथ पे जाना पड़ेगा, कहीं एसटीडी बूथ भी बाद में खुले थे, बहुत ही रेयर था, बहुत रेयर था कि जो आपके लैंडलाइन होते थे वो टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू बात होती थी, लाइटनिंग कॉल्स और अर्जेंट कॉल्स इस टाइप से, तो बहुत मुश्किल था। बच्चे इस प्रकार के जो सोशलाइजेशन तो अच्छा है, सोशलाइजेशन पहले भी होता था, लेकिन जो आज का सोशलाइजेशन है उसने बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको सीमित दायरे में कर दिया है। अब घर में हर मेंबर के पास फ़ोन है, अपना अपना एंड्रॉयड फ़ोन है, सब बैठे हैं, खामोशी छाई हुई है चारों तरफ, लेकिन सब स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपस में यदि गुड मॉर्निंग का मैसेज है तो एक दूसरे को भेज रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं रहे। ये बड़ी एक हद पर्व करने की बात है जो आज की जो समाज है, और ये दूरियां ही समाज में एक तरह से क्राइम की तरफ भी व्यक्तियों को ले जाती हैं। जो आज का युवा काफ़ी, जो आपने कहा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। ये सवाल है मेरा, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है आज के टाइम पे डॉक्टर साहब। मतलब आज के बच्चे जो 15 साल से ऊपर के, अगर हम माने 15 से 24 साल के बच्चे, उनको कोई जोश का कोई गाना सुना दो, भले ही हाथ में बंदूक हो तो चलाने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा भी माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे कल्चर एक तो फिल्मों से, और एक कई तरह के जो वेब सीरीज आ रहे हैं जी, नेटफ्लिक्स या और है, उसमें किसी भी प्रकार का सेंसर नहीं है। चाहे अब्यूसिव लैंग्वेज है, गाली गलौज की भाषा है, वो भी हमें देखने को मिलती है। परिवार के साथ आप उनको नहीं देख सकते। बच्चे जो कुंठाग्रस्त हैं आज के समाज में, क्योंकि उनको वो माँ बाप का जो प्यार मिलना चाहिए, पर्सनल टच नहीं मिलता, सब अपने में व्यस्त हैं। पेरेंट्स हैं, बाहर आएंगे, बच्चों के साथ मिलकर बैठने का वक्त नहीं है। जो हम पहले कहते थे संस्कारी बालक हैं, संस्कार कहाँ से आएगा जब माँ बाप के पास फुर्सत ही नहीं उनसे बात करने की। सब मोबाइल में बिजी हैं, नेट में बिजी हैं, सब स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, और बच्चों के चेहरों को पढ़ने का या उनसे बात करने का किसी के पास वक्त नहीं है। बच्चे छोटे छोटे आते हैं, युवा आते हैं बच्चे, कि मेरी ये समस्या है सुनो, वो क्या पता कान में लीड लगाई हुई है, उनकी तरफ नहीं देखते। तो बच्चे धीरे धीरे कुंठाग्रस्त होते हैं, आक्रोशित होते हैं, जब उनको लगता है मेरे समाज में है क्या, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, जो संस्कार घर परिवार से मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिलते, तो वो अकेलापन महसूस करते हैं। इस अकेलेपन में या तो वो नशे की तरफ जाएंगे, नशा एक ऐसी लत लग जाती है। उसके बाद जब बात करेंगे तो किसी प्रकार का जो सामाजिक बंधन, जो दायरा होते थे, वो नहीं रहा समाज में। तो उससे क्या होता है कि जो उनके एक्सपेक्टेशन है कि मुझे हर वक्त अभी चाहिए, चाहे जैसे युवा हैं, एडोलेसेंट हैं, मान लो कोई एक बॉय है, लड़का है, किसी लड़की से वो बात करना चाहता है, बात हो गई, वो भी सोशल साइट पे बात हुई है, चाहे व्हाट्सएप पे है, नेट पे है, फेसबुक पे है, उसके बाद वो उम्मीद करने लगता है कि उसका उसके साथ रिलेशन हो, किसी प्रकार से ऐसे लिव इन में आए,
ये समाज की एक बहुत बड़ी एक तरह से बीमारी बन चुकी है। बच्चे आते हैं, जो उनकी उम्मीद थी वो पूरी नहीं होती, उसके बाद वो जो पार्टनर है जिससे वो बात करना चाहते थे वो दूसरे से करने लगता है। वो क्योंकि अपना जो अधिकार उस पर जमाने की कोशिश करते थे वो अधिकार नहीं उसको महसूस होता। उसने कहा इससे क्या फ़ायदा, मैं तो अपना जीवन तक इस पर लुटाने को तैयार हूँ, ये मुझसे बात नहीं करते। तो वो कहाँ जाएंगे, और कोई दूसरा बात नहीं करना चाहता, ना वो बात घर वालों से शेयर करना चाहते। अंधेर अंधेर कूटते हैं, उसके बाद नशे में जाते हैं, और जब बिल्कुल भी कोई सहारा नहीं होता कि इस मामले में आपका कोई रिश्तेदार भाई बंद कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो इसलिए समाज को ही छोड़ के चले जाना उचित है। खुल के ऐसे विषयों पे बात भी नहीं होती पेरेंट्स से, खुल के बात नहीं होती, क्योंकि हमारी जो समाज है जी वो इस प्रकार से रहा है शुरू से भी। जैसे मान लो लव अफेयर है या युवा जो लड़का है या लड़की है, उनके समझ ये लगता था भी ये तो नेचुरल है, नैसर्गिक है, जैसे भगवान ने इंसान को बनाया, इसमें क्या बात करनी। कोई भी बच्चा या कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता से बात करने में सहज महसूस नहीं करता इस विषय पर, क्योंकि हमारे कुछ संस्कार या समाज का ताना बाना ऐसा रहा है। हालांकि बात होनी चाहिए खुल के, क्योंकि कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। जी। यदि आप समस्या पेरेंट्स के सामने रखेंगे अपने पीयर ग्रुप में, बशर्ते कि पेरेंट्स पे भी सुनने का वक्त हो, उनकी तरफ ध्यान दें, उनकी समस्याओं को सुने। यदि पेरेंट्स इग्नोर कर देंगे, बच्चे ने कहा और उसको डांट के बैठा दिया, वो दोबारा क्वेश्चन नहीं करेगा, उठेगा नहीं दोबारा फिर वो। तो आज के समाज में जगदीप जी ये चाहिए माँ बाप को भी कि खुल के बच्चों से बात करें, उनके लिए कुछ समय निकालें और उनको कुंठा में न जाने दें, डिप्रेशन में न जाने दें। उनसे बात करें कि बच्चों बताओ, हम आपके लिए हैं, जो हम समाधान कर सकते हैं, क्योंकि समाज की बेड़ियाँ टूट रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए खुलकर सामने आना पड़ेगा, अपने संस्कार, या उनको ये बात भी तो बतानी पड़ेगी कि आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, क्योंकि ये बात तो किसी ने बताई नहीं है उनको, वो अपने हिसाब से चलते हैं। कई बार डॉक्टर साहब कुछ गायकों से सवाल भी पूछे जाते हैं कि जी आपने गाने गाए, गुंडागर्दी के, बच्चों में गलत माहौल गया, तो सिंगर ये भी कहता है भाई आज के टाइम में डिमांड है इसकी, अब मैं भजन बनाऊंगा तो भजन कोई नहीं दिखेगा। अच्छा, फिर गायक ये भी कहते हैं कि भाई मैंने तो भगत सिंह पे भी गाने गाए, मैंने तो उस पे भी गाने गाए, मैं तो गौ माता पे भी गाने गाए, तो लोग साधु क्यों नहीं बनते, गुंडे ही क्यों बनते मेरे गाने से? ये बिल्कुल, ये साइकोलॉजी क्या है? ये साइकोलॉजी ये है हर वक्त, क्योंकि इंसान में गुडनेस और इविल, बैड, दोनों क्वालिटीज होती हैं। कौन सा ज़्यादा अस्तित्व में आता है? मान लो आपके जो प्रारब्ध है, संस्कार है, वो अच्छाई बुराई दोनों से बनते हैं। कोई पहले देवता और राक्षस ये नहीं थे कि राक्षसों के सींग हो गए या देवता अलग टाइप के। जो अच्छे व्यक्ति मनोवृत्ति का था वो आज भी समाज में जो कहते हैं भी अच्छाई को, ठीक है समाज में तो बुराई भी चारों तरफ नजर आएगी, हमें क्या उसके अंदर से लेना है? अच्छाई लेने की जो परख है, क्योंकि ऐसे ऐसे साइट्स हैं बहुत ही भयावह हैं बच्चों के लिए, चाहे वो किसी तरह की पोर्न साइट्स हैं या और, क्योंकि ये जो खुलापन समाज में आया है, ये फ़ोन से उन साइट्स तक रीच, या तो किसी तरह से ऐसा हो कि बच्चे उन तक नहीं जा पाए, क्योंकि एक मनोवृत्ति होती है कि बुराई की तरफ भी इंसान का ध्यान जाता है। क्या उसको लगने लगता है, क्या अच्छा लगने लगता है कि जो वो पेरेंट्स से जिसकी बात नहीं कर सकता, वहाँ पे जो अध पके अध कचरी बातें सामने आती हैं, तो वो सब कुछ ये मान लेता कि यही अच्छा है, यही जीवन का आनंद है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। यस, वो पूरी तरह से जो गलत बातें उसके सामने परोसी जाती हैं, चाहे वो गाने हैं जिसमें बंदूक हाथ में लेके, उसको ये पता नहीं कि भाई ये तो एक तरह से नाटक है, आपके मनोरंजन के लिए गीत बनाए गए हैं, या असली बंदूक के साथ उसका मर्डर नहीं कर रहे। तो वो जो जोश में आते हैं ज़्यादा, इस तरह की बातें देखते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जल्दी आकर्षित होता है, नेगेटिविटी। लेकिन आप ये देखो, रामायण हमने दिखाई है जी, महाभारत दिखाई है, तो उसमें दोनों पक्षी तो दिखाने पड़ेंगे। मान लो आपने महाभारत देखे तो रावण का चरित्र भी तो लाना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या बुराइयां थी। तो बुराई के बाद हमने देखना है ये तो राम अच्छा है या रावण है। यदि हम बुराई की तरफ आकर्षित होते हैं तो ये हमारी कमी है, या हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, किस प्रकार से किस वातावरण में रहते हैं, सारी बातें देखनी है। अब महाभारत में दुर्योधन तो कोई किसी का नाम नहीं रखता अब भी, लेकिन काम सारे दुर्योधन वाले कर रहे हैं लोग। नाम वो नहीं रखे, नाम से बचेंगे। कंस नाम नहीं किसी का मिलता, क्योंकि लोगों को पता है बुरा है, किसी का नाम जयचंद का मिला, ये भी पता है लोगों को, कोई पेरेंट्स नाम नहीं रखेगा। लेकिन उनके कृत्य तो देखो आप समाज में घिनौने कृत्य हैं। तो इससे बचने के लिए तो ये है कि समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं वो युवा वर्ग को अवेकन करें, चाहे वो टीचर्स हैं, जो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में उनके लगातार सेमिनार हो, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, नैतिकता क्या अच्छा है क्या बुरा है। और बच्चों की ऐसी क्लासेज हों छोटे छोटे ग्रुप्स में, जैसे ट्यूटोरियल ग्रुप्स होते हैं, कि उनकी पर्सनल समस्याओं को भी हम जानें कि आपको क्या दिक्कत है। टीचर केवल टीचर ना रहे कि केवल इंग्लिश पढ़ानी है तो हम इंग्लिश ही पढ़ा गई तीसरी मान लें, हिंदी पढ़ानी है तो हिंदी का ही प्रोफेसर हिंदी की बातें बढ़ाए। उसके अलावा समाज में उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये भी तो बताएं,
क्योंकि एक बच्चा पढ़ लिख कर यदि वो ये फैसला नहीं कर पाता कि क्या अच्छा है और फिर वो गर्त में जा रहा है, जो युवा सुसाइड कर रहे हैं, चाहे वो हम देखो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, कोटा में जाते हैं, जो कट थ्रोट कंपटीशन है, क्यों वो छत से कूद के मर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो एडोलेसेंट हैं, +2 करते ही पेरेंट्स कोचिंग के लिए भेजते हैं। जो कट थ्रोट कंपटीशन है कि यदि आप डॉक्टर का ये एग्जाम नहीं पास कर पाए तो पता नहीं पहाड़ टूट पड़ेगा या इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमें ऑप्शन भी बच्चों को देने, भी बच्चों मेहनत करो, आपके हाथ में मेहनत है। वैसे सरकार काउंसलर रखती है स्कूल कॉलेज में, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दी कभी काउंसलर। उस टाइप से काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। एक ग्रुप में एक छोटा ग्रुप लिया जाए जी, जैसे मान लो 10-10, 20-20 बच्चे कॉलेजेस में बांटे गए और वो टीचर उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार करे, फ्रेंडली। ये नहीं कि उनको किसी तरह डांटना, भी आप अपनी बात नहीं कह पाते तो मुझे लिख के बता दो। फिर उसके बाद उसकी काउंसलिंग अलग से करनी है, अलग से उनके फैमिली से इन टच रहे। बच्चा मान लो किसी बात में पिछड़ रहा है या गलत संगति में जा रहा है तो उनके पेरेंट्स के नॉलेज में आए, तो हमारे समाज में जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, चाहे प्रोफेसर, टीचर जी, तो सभी को आगे आना पड़ेगा एक चुनौती के तौर पे, तभी हम सुधार ला। हमारे हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर हैं कृष्ण बेदी जी, हाँ उनके लड़के हैं करण प्रताप सिंह। हाँ जी। तो मैं उनसे बैठे बैठे बात कर रहा था कि भाई साहब ये जो इतना क्राइम बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है? ये बोले जगदीप स्कूल कॉलेजों में काउंसलर होना चाहिए लेकिन है नहीं, पोस्ट होती है लेकिन लगता नहीं। तो काउंसलिंग पर बच्चे की होनी चाहिए, वो क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी। लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कितना पॉसिबल हो कॉलेज में 5-5 हजार बच्चे, कैसे काउंसलिंग हो? वो काउंसलर अलग नहीं चाहिए। जो मैंने बताया कि जो प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो दोनों भूमिकाएं निभा सकते हैं। जैसे मेंटोर हैं, जो मान लो मेंटी मेंटोर ग्रुप है, ऐसा होता है कॉलेजेस में, ट्यूटोरियल ग्रुप्स हैं अलग अलग। मान लो सप्ताह में एक दिन आप अलग से बैठे, या टीचर को भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है उन बच्चों को बैठा के उनकी समस्या, तो वो काउंसलर ही है। क्योंकि ये एक प्रोफेसर है जो इतना नेट क्वालिफाइड PhD है, प्रोफेसर जो लग गया, तो वो बेहतर ढंग से काउंसलिंग कर सकता है। यदि हम ये इंतजार करेंगे कि कॉलेज में केवल काउंसलर ही बताएगा, काउंसलर तो लिमिटेड होंगे, तो वो सबकी काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो सभी मिलकर यदि काउंसलिंग करें, क्योंकि बच्चा तो एक रॉ हैंड है, जैसे एक कच्ची मान लो कच्चा कोरा पेज है या स्लेट है, उस पर हम कुछ भी लिखें तो उनको तो जैसा वातावरण मिलेगा, क्योंकि वो बेचारे जैसे हमारे जो ज़्यादातर स्टूडेंट रूरल एरिया से, डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, उनके पास इतने वो साधन संपन्न नहीं है। उनके सपने होते हैं कि बच्चे को कॉलेज में भेजो और वो बहुत बड़ा बनेगा। उनके लिए तो एक प्रोफेसर या टीचर उनके लिए तो भगवान के समान नजर आते हैं। तो उनको भी पूरी तरह मेहनत करके बच्चों में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए एक पॉजिटिव वे में। आप इतने साल कॉलेज में रहे, क्या आपको भी कभी बच्चों की तरफ से धमकी मिली है कि 12 मैं देखता हूँ? इस तरह की धमकी नहीं मिली, लेकिन जो शरारती बच्चे थे मैं उनको उनके ढंग से टैकल करता था, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। जो गांव के बच्चे आते थे, गांव की समस्याओं को मुझे पता, उनको फ्रेंडली वे में मैं अलग से समझाता था। कुछ बच्चे थे जो उग्र स्वभाव के थे, उनको अपने तरीके से हैंडल करना, तो इसलिए शरारती तो बच्चे रहे हैं। आप इतने सॉफ्ट हंसमुख हैं, स्माइली फेस है, आपको कौन बच्चा ऐसे नोटोरियस मिला होगा? नोटोरियस तो बच्चे देखो हर एक जगह होते हैं। कभी ऐसा कोई ऐसा वाक्य जो ऐसा घटित मेरी जो क्लास में कई बार क्या होते हैं कि बच्चे जैसे मान लो आप कुछ पढ़ा रहे हैं जी, एक मुझे बिल्कुल ध्यान आता है, बहुत पुरानी बात है, BSc 1 में मैं पढ़ा रहा था, इंग्लिश BSc 1 में ही लगती है। कुछ बच्चे फिर जो मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं, +2 मेडिकल की, और वो मेडिकल उस एंट्रेंस की तैयारी करते हैं जी। तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, वो बार बार दूसरी बुक देख रहा, उसने कहा, मैंने बार बार उसको रोका लेकिन वो नहीं माना। तो फिर मैंने कहा यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्लास से बाहर चला जाता हूँ। तो मैं बाहर गया। हालांकि ये ऐसा नहीं था कि मैं और बच्चों का नुकसान करना चाहता था। उसके बाद फिर अलग से काउंसलिंग, थोड़े समय के बाद वो आता है विद्यार्थी, उसका मेडिकल कॉलेज में हो गया, बाद में मिला है डॉक्टर बनने के बाद, मुझे पूरा उनका ध्यान नहीं आ रहा नाम। तो उसने कहा कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे उस समय, चाहे वो अलग से मैं करता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसी तरह से कई बार हम जैसे एग्ज़ाम ड्यूटी देते हैं, एग्जाम ड्यूटी के दौरान बच्चों को ये लगता है भी ये टीचर जो हमें रोक रहा है ये हमारा दुश्मन है। उस समय उनको ऐसा लगता है, लेकिन बाद में उनको समझ में आते हैं भी ये भी ड्यूटी कर रहे हैं। जो होशियार बच्चे होते हैं, यदि हम दूसरे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता उनको वही बात करने देंगे जो एक इंटेलिजेंट है, तो उसकी मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ फिर, और ना कुछ मिलेगा। तो ये बात बच्चों को बाद में समझ में आई, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी तो हमें पूरी करनी ही होगी। यदि बच्चों को हम फिर एग्जाम का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो मैंने कोशिश की अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाने। एग्जाम टाइम में कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे आपके पास आए हो, सर नकल मारने दो, सर जो सेटिंग होती है बता दो, खर्चा पानी जो बनता है ले लो, घर तक आ गए हो? ऐसा बच्चे कोशिश करते थे इधर उधर से, लेकिन मैंने ये कहा कुछ इमेज बन जाती है आपकी,
जब आप एग्जाम ड्यूटी देते हैं तो एक इमेज बन जाती है कि सर की ड्यूटी तो ये तो ईमानदारी से करेंगे। तो मेरी ड्यूटी उन टीचर्स में उस टाइप की इमेज बन गई थी कि इनको कहने का कोई फायदा नहीं, इन्होंने अपने ढंग से करना है। तो लकीली मुझे कोई ऐसा प्रेशराइज नहीं। लेकिन कुछ रिलेटिव्स की तरफ से कुछ रिलेटिव भी उसके बाद ढील दे देना बच्चे को और कोई नहीं कहते थे, लेकिन रिलेटिव समझ गए, क्योंकि जो मेरे पास आते थे चाहे वो फेल हो गए, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की उनके बारे में मैं किसी को कहूँ भाई जो इसको आता है इसको वो करने दो। और ठीक है भी कोई बीमार है मान लो, आपने कभी नकल वकल मरवाई हो बच्चे, चल यार तू पास हो जा, ऐसा मैंने जगदीप जी कभी नहीं कहा। मैंने ये जरूर है भी किसी को मान लो कोई बीमार है या किसी तरह से उसकी हेल्प करनी है, मेडिसिन देनी है आपको, चाय पानी ये कर देंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि उसको दूसरे को कहीं नहीं भी इसको नकल करने दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। और मुझे अच्छा भी लगता अभी भी, चाहे वो रिश्तेदार या दोस्त या कोई नाराज़ हुआ, लेकिन बाद में उनको लगा भी इन्होंने जो किया वो सही किया। ऐसा तो बहुत बार होता है, प्रेशर भी पड़ेगा, आप सामाजिक प्राणी हैं, आपके रिलेटिव्स भी कहेंगे, लेकिन फिर उनको नाराजगी भी होगी, लेकिन ये नाराजगी फिर थोड़े टाइम रहती है। अभी 1 साल 2 साल देखा, लंबा पीरियड रहा, तो उसके बाद उन्होंने कहना छोड़ दिया। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने ढंग से अपना जो करियर है, जो टीचिंग करियर, मेन मेरा बात ये रहती थी कि बच्चों को बेस्ट वे में पढ़ाओ। उनको ये कहते थे आप कितना ही पूछो, मैं नहीं कहूँगा, आप चाहे घर पे मेरे से समझने आओ, लेकिन ये मुझसे नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि टीचर ये कह देता है भाई तू मेरे से 100 बार पूछेगा ना तो ही बताऊंगा, लेकिन 2-3 बार बताने के बाद टीचर गुस्सा भी हो जाता है। लेकिन ऐसे पूछने वाले जो इंक्विजिटिव जो बच्चे होते हैं कुछ ही होते हैं जो कहने के बाद बार बार जो पूछते हैं तो अच्छा भी लगता है। हालांकि फिर ये भी बात है कि जो पूछेगा 2-3 बार में उसको क्लियर हो जाती है बात, ऐसा नहीं होता कि वो 20-30 बार पूछे या और फिर तो उसका पता इंटेंशन ही गलत है उसकी। इसलिए 2-3 बार में क्लियर हो जाता है, वो हमें भी अच्छा लगता है। चाहे हमारा पीरियड है या नहीं है, बच्चों के साथ बात करें, चाहे स्टाफ रूम में बैठे हैं, जो बच्चे आते हैं अच्छा ही लगता था। बच्चों को कभी आपने पनिश किया भाई ये नोटोरियस था, इसको तो मैंने मारे 2-3 बार पिटा है मैंने इसको? ऐसे 1-2 बच्चों ने जो शरारत की उनको, क्योंकि एक टीचर का काम वो पुलिस से अलग होता है, उसको पनिश दूसरे ढंग से करते हैं। हमारा मकसद होता है बच्चे में सुधार लाना। यदि बच्चे का आपने नेम स्टक ऑफ हो गया उसका, उसके बाद वो बाहर चला गया, कई ऐसे बच्चे हैं जो बाद में मिलते हैं कि हम तो सर पढ़ ही नहीं पाए, फिर उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, वो आएगा उनको समझाना। आप मान लो बुक्स दे देते हो किसी को, कोई नीडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या लाइब्रेरी से अपने नाम से बुक दिला देते हो, या उसको अलग से समझा देते हो। 1-2 बार ऐसा भी हुआ, कुछ बच्चे बहुत नीडी थे, लेकिन उन्होंने कहा सर आपसे घर पढ़ना चाहते हैं, तो वो घर भी पढ़ाए गए। और जो बिल्कुल नीडी थे किसी तरह के, मैंने कहा भाई आपको जो यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आपका जितनी भी हेल्प हो सकती है वो करेंगे। एक टीचर यही हेल्प कर सकता है बुक्स की, वो मैंने की है। क्योंकि मैं अपने आप बारे में ये तो कैसे आपको कहूँगा कि मैं बेस्ट टीचर रहा, ये तो जो स्टूडेंट्स हैं नहीं वही जज करेंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल देने की कोशिश की और वही मुझे मिल भी रहा है। जहाँ भी मैं जाता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो इतना रिगार्ड देते हैं। और चांस से जितने कॉलेजों में मैं प्रिंसिपल भी रहा तो वहाँ पे मुझे उतना ही मान सम्मान मिला। मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं वहाँ जाऊँगा मुझे लगेगा कि मैंने बहुत लोगों का गलत किया हुआ, मैं वहाँ नहीं जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई बार सर कॉलेजेस में, स्कूल में स्टाफ का ही ग्रुप बन जाता है, वो 8-10 अलग बैठते हैं, वो 8-10 अलग बैठते हैं। कभी आपके साथ कोई ऐसी पार्शलिटी हुई? भाई मेरे साथ उस टाइम वो ग्रुप होता था, मेरे को बहुत तंग किया। ऐसा है, ग्रुप्स बेशक बने, लेकिन हमारा ग्रुप था, मेरे 1-2 साथी रहे हैं कॉलेज में प्रोफेसर, हम जैसे खाली पीरियड में बैठते, मान लो चाय के लिए कैंटीन में गए तो 2 जगह मंडली बैठी हुई है जी, चाहे उनके विचार मिलते हैं नहीं मिलते वो अलग बात है, लेकिन वो दोनों से हम हेलो करके उनसे हैंडशेक किया, अलग बैठे तो सबके साथ ही बराबर रहा। ऐसा नहीं आया कि कोई इल विल हो भी नहीं, उनके साथ नहीं बैठना, उनके साथ नहीं बैठना। और ज़्यादातर एकेडमिक डिस्कशन ही करते थे, पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें होती थी। लाइब्रेरी में बैठे तो वहाँ भी डिस्कशन यही होगी। तो इसलिए मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ा हूँ, किसी ग्रुपिज्म में हो। जो मेरा मकसद था भी पढ़ाई से पढ़ना और पढ़ाना, तो वही उससे लगा पर रही। उसे प्रिंसिपल बनने के बाद जरूर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने होते हैं प्रशासक के तौर पे, वो भी भलाई के लिए कि महाविद्यालय को चलाना है, किसी को आपको कहना ही पड़ेगा काम के लिए जी। तो वो तो तब हो सकता है किसी को कुछ ऐसा महसूस हुआ हो कि मुझे क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ को ज़्यादा भी कहा जाता है कि आप ये कर सकते हो, वो कहते हैं जी वो कुछ भी नहीं करता, तो उसको कहते नहीं। कारण ये लगता है कि भी परफेक्शन जो ला सकता है उसको कहा जाए। यहाँ तो थोड़ा सा पार्शलिटी हो जाती है। हम हालांकि काम इक्वल बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा करने वाले होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है और उस काम में उनको ज़्यादा खुशी भी होती है। मुझे ऐसा लगता है। कभी आपको ये रियलाइज़ हुआ कि घर पे आने के बाद रात को सो रहे हैं आप और सोते सोते आपने सोचा ना यार मैंने उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती कर दी, उसको ज़्यादा ही डांट दिया,
या ये गलत हो रहा है पर कुछ इलाज नहीं, कभी ऐसा सोचा आपने? हुआ, कुछ 1-2 बार ऐसा हुआ कि बच्चों को मान लो आप ज़्यादा क्लास से बाहर कह दिया, उसको डांट फटकार की, फिर अगले दिन मैं उसको अलग से बैठा गया। हालांकि मुझे खुद ही महसूस होता था कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, कोशिश तो यही थी कि पहले भी, लेकिन कई बार थोड़ा सा ज़्यादा कहना पड़ जाए उनकी भलाई के लिए, तो तब ये लगता था कि इसको प्यार से समझाना है। मुझे ये ऐसा लगा कि ज़्यादा डांट डपटा का गलत है तो नोटोरियस और हो जाएगा। इसलिए, क्योंकि आप एक टीचर अच्छी तरह से बच्चों को तभी समझा जाता है जब उसके अंदर तक उसकी सभी बातों को वो समझे, उसकी समस्याओं को समझे और उसका समाधान करने की कोशिश करे, तो वो बच्चा अपने आप आपका रिगार्ड करने लगेगा। कभी कभी कॉलेज टाइम में कोई अच्छा ऐसा यादगार पल, भाई वो सबसे मजेदार पल था और वो मेरी लाइफ का मैं भूल नहीं सकता, बड़ा चाहे बच्चों के साथ था, स्टाफ के साथ था, कभी आपके साथ प्रैंक हुआ हो, कभी और कोई मौज मस्ती वाली बात हुई हो? ऐसा होता है जैसे बच्चे फेयरवेल पार्टीज करते हैं जी, सालगिरह में, तब थोड़ा हंसी मजाक या इस तरह की कोशिश करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा मोमेंट? तो मोमेंट तो क्योंकि अब देखो मैं ज़्यादातर पढ़ाने में यकीन करता रहा, मुझे सिंगिंग वगैरह या डांस ये नहीं मुझे करना आया। बच्चे कोशिश करते थे कि सर इन्वॉल्व हो, तो इन बातों में मैं थोड़ा सा बच्चों से दूरी बना के रखता था। शाई रहते थे आप इस समय, जैसे आपको लगता है क्योंकि आप भी स्टूडेंट रहे, तो ये तो मैं नहीं कर पाया। हालांकि जैसे स्पीच देना या बच्चों के लिए कोई प्रेरणादायक बातें करना या हल्की फुल्की 1-2 शेरो शायरी वगैरह इस तरह की तो मैं उनको बच्चों को सुनाता था और अच्छा भी लगता था बच्चों में रहना। उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज है, जैसे आपको याद आ रहा है, आपने एक बार मेरे इंटरव्यू लिया था रत्नावली, उसमें फेस्टिवल कुरुक्षेत्र गए थे, चांस से अपनी मुलाकात हुई थी। वहां मैं बच्चों को लेकर खुद इसलिए गया था, हालांकि मैं प्रिंसिपल था, कि इनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, क्योंकि वो बच्चे कभी भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र नहीं गए और उनके अंदर टैलेंट था बहुत ज़्यादा, और वो टैलेंट फिर आगे परिलक्षित हुआ उनका। उसके बाद वहाँ से आने के बाद वो GJU हिसार में परफॉर्म करके आए, काफ़ी प्राइजेज आए और वहाँ भी जैसे बच्चों ने आपने देखा था। उसके बाद जीन CRSU में भी आए, उनका पार्टिसिपेशन वो बढ़ने लगा। रूरल कॉलेज में होने के कारण मुझे यही खुशी होती थी कि मेरे बच्चे आगे आ रहे हैं। उसके बाद दूरदर्शन टीम ने उनको आमंत्रित किया हिसार में, तो वहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस हुई, तो वो बच्चे वहाँ पहुँचे, यही हमारे लिए खुशी का पल था। बहुत बच्चे, क्योंकि एक ग्रामीण अंचल से बच्चे और दूरदर्शन पे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, उसके बाद भी उनको इनवाइट किया गया। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में बच्चों को लाना, एकेडमिक तो होती हैं, मेरी कोशिश थी मैं क्लास भी लूँ बच्चों की जितना संभव हो। प्रिंसिपल बनने के बाद भी मैं क्लासमेट करता रहा उनकी। उसके बाद उनके लिए हमें एक स्टेज देनी है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। बीइंग प्रिंसिपल तो यही उम्मीद थी बच्चों की भी कि सर हमारी जितनी मदद कर सकें, वो मैंने कोशिश की। 1-2 बार जैसे कॉलेज है उगालन कॉलेज, वहाँ पे एक MP साहब थे, राज्यसभा मेंबर वत्स साहब DP वत्स, उनको बुलाया, तो उन्होंने अनाउंस किया, एक फंक्शन में उनको बुलाया गया था कि बच्चों के लिए क्या चाहिए। मैंने कहा सर बाकी तो ठीक है, बाकी आप कोशिश करें। बोले एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? मैंने कहा कुछ है, गर्ल्स हैं जितना। तो उन्होंने जिम अनाउंस किया, ओपन जिम, 5 लाख की ग्रांट MP फंड से, और लकीली हालांकि मैं रिटायर हो चुका हूँ अब, तो वो वहाँ पे सामान पहुँच चुका है। तो ये भी एक खुशी का पल है, जो अभी भी खुशी मिल रही है मुझे। तो वो सारा जो वहाँ का स्टाफ है और विद्यार्थी, वो बहुत खुश हैं कि सर आपने उनको बुलाया और ये हमें सामान मिला। तो इस तरह की जो बातें हैं ये खुशी देते हैं, क्योंकि खुशी कोई ऐसी नहीं है कि एक बार खुशी मिली आगे नहीं मिली, खुशी तो हर पल मिलनी चाहिए, हर पल चाहिए। तो ये आपकी जो एक्टिविटी है, कहीं भी आप जुड़ाव महसूस करें बच्चों के साथ या किसी तरह से। अभी सर मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, लगभग 18 साल पुरानी बात होगी। हाँ जी, 2006-07 की बात है सर, जब तो आप वाइट नहीं थी, आप थोड़ी सी आगे हो, बिल्कुल पूरी नहीं है लेकिन थोड़ी सी आगे में चुकी है। हाँ जी। तो इन 30 साल के एक्सपीरियंस में कभी आपको ये लगा कि कोई लड़की आपको दिल दे बैठी, किसी ने आप पे कह दिया सर मुझे तो आप बड़े पसंद आ गए सर? ऐसा है, ये जो आपने जो बात कही जी, ये एक दुविधा में डालने वाली बात है। एक जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बहुत पायस होता है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं बॉयज़, बहुत ज़्यादा उनकी लाइकिंग भी रही है, फैसिनेशन रहा है, लेकिन किसी और नज़र से कभी भी मैंने परमात्मा की दया से सर आप तो बहुत एथिक्स वाले हैं सर, आप तो क्या है, मतलब किसी लड़की ने कहा सर मेरे को तो आपसे प्यार ही हो गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। रिगार्ड के तौर पे कहा गया, रिगार्ड हमेशा एक टीचर स्टूडेंट का जो होता है वही, क्योंकि फिर यदि हम जो संस्कार की बात कहते हैं, मान लो नहीं सर आप तो ठीक थे, लेकिन दिल तो पता नहीं किसका किस पे आ जाए सर। नहीं, अब वो बच्चे चाहे स्टाफ की तरफ से आए सर, ऐसे ऐसे आपके लेके बातें चल रही है, चाहे अच्छा चलो हम स्टूडेंट की बात नहीं करें, स्कूल के स्टाफ ने, कॉलेज के स्टाफ ने कोई ऐसी हुआ? ऐसा होता है कि जनरल बातें हर एक की नेचर दूसरे को पता होती है, वे कौन किन बातों में उनको अच्छा लगता है।
तो एक देखो किसी तरह से जो मेल फीमेल है, चाहे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, किसी भी तरह से वो तो आपका देखने का नज़रिया होता है। अब बच्चों की तरह नजर आते हैं, एक टीचर के लिए तो वो बच्चे हैं, चाहे किसी भी तरह से जी। और बाकी ऐसा कुछ नहीं, किसी प्रकार की ऐसी स्टाफ की तरफ से भी ऐसी फीलिंग्स नहीं हुई, क्योंकि जो मैंने जब ये कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं पहले आई वॉज ऑलरेडी मैरिड, शादी हो चुकी थी, बच्चे, तो इसलिए इस फील्ड की तरफ मैंने बिल्कुल भी देखने की कोशिश नहीं, इधर जाने का प्रयास नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मान लो शादी नहीं होती फिर ऐसा हो सकता था? नहीं, वो तो यदि आप मान लो गृहस्थी में जाना चाहते हैं तो फिर तो आपकी चॉइस होती है, नहीं क्या आप सोचते हैं। अच्छा, कॉलेज जब आप पढ़ते थे तब थे सर्कल में ऐसे फ्रेंड घूमना? ऐसा हुआ, लकीली क्या हुआ कि घर वालों ने जैसे ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मेरी शादी हो गई, इसलिए इस विषय में मैंने सोचा ही नहीं कभी। तो इसलिए जब मैं पहले शादीशुदा हूँ, हमारे जो संस्कृति है, समाज है, और फिर मैं एक टीचर बना, बहुत ज्यादा एथिक्स वाले हैं हमारे सर। तो कोशिश यही एथिक्स हो सकता है, इंसान में कमियां तो हर एक में होती हैं, वो कमियां तो दूसरे निकालेंगे आप जैसे, लेकिन मैंने तो कोशिश यही की अभी जिस रास्ते नहीं जाना हमें तो उसके बारे में क्या सोचना, तो इसलिए ऐसा कोई मन में भी विचार नहीं आया। मन में आप प्रोफेसर रहे, प्रिंसिपल हो गए, रिटायर भी हो गए, लेकिन क्या अब कोई कसक है भी मेरे को लाइफ में वो काम तो करना था, हुआ नहीं? कुछ काम ऐसे होते हैं, अब शुरू का निर्धारण है। मान लो जैसे आप कंपटीशन की बात करते हैं, मुझे शुरू में कईयों ने कहा भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, तो सिविल सर्विसेज की तरफ एक दो प्रोफेसर ने कोशिश की। हालांकि मैंने जब मैं कॉलेज में 10 साल हो चुके थे मुझे पढ़ाते हुए भी, एक अटैम्प्ट लिया, मैं बिल्कुल नज़दीक पहुंचा, तो उसके बाद नहीं, बाद में फिर ये नहीं आता, पता नहीं मन नहीं बना। एक कैथल में हमारे सर होते थे प्रोफेसर शेर सिंह सैनी, पॉलिटिकल साइंस के, वो पढ़ाते थे, मैं बेस्ट प्रोफेसर उनको मानता हूँ। जो उनसे ज्ञान मिला कि बिल्कुल ही निस्वार्थ ढंग से, जब हम घर भी बुलाते थे, कहते भाई ये 20 न्यूज़पेपर हैं, इनकी कटिंग है, न्यूज़पेपर की चिपकाई हुई, तो उनसे सीखा कि सेल्फलेस सर्विस हम जितनी दे सके वो दें, जितना कर सकें। तो बेस्ट वे में एक टीचर बनने का ही फिर सपना रहा कि जब इधर उधर जाने की बजाय कि टीचिंग प्रोफेशन में, शुरू में तो थोड़ा सा देखो रहा कि कंपटीशन में निकल जाते, HCS IAS हो जाते, फिर लगा कि जो टीचर है हमारे स्टूडेंट ही HCS में या आते हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, तो फिर अल्टीमेटली लगता है कि लाइफ का ध्येय क्या हो सकता है। ठीक है, राजनीति की तरफ मन नहीं रहा आपका कभी? राजनीति की तरफ नहीं रहा। आज के समय में नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं, यदि किसी की हेल्प कर सकें उस वे में। हालांकि मुझे काफ़ी कॉलेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज पे, लिटरेचर पे या मोटिवेशनल लेक्चर के लिए भी बुलाते रहे हैं, तो उनमें मैं बच्चों को बस यही है प्रेरणादायक बातें भी, जितना हम, जैसे हमने शुरू में, जैसे आपने पूछा था कि बच्चों में कैसे सुधार लाया जाए, तो इसी बारे में, क्योंकि अब जैसे NEP आई है, न्यू एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने जा रही है। उसमें यही तो, एक तो स्किल पे जोर होगा, एक एथिक्स का भी पेपर है, एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, और दूसरी बात ये कि पढ़ाई आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, चाहे आप 1 साल पढ़े तो सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल पढ़े डिप्लोमा, 3 साल पढ़े डिग्री, बीच में छोड़ के तो भी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। तो काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहे हैं इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। हमने भी पढ़ा द ग्रेट अकबर महान था। आज के संदर्भ में क्या सोचते हो आप कि सच में अकबर महान था? ऐसा है, महानता की जो क्वालिटीज हैं कुछ इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर धार्मिक सहिष्णुता थी, धार्मिक रूप से वो इतना कट्टरवादी नहीं था जैसे हम औरंगजेब की बात करते हैं। मुगल ही थे, अब बाबर, हुमायूं, चाहे बीच में शेरशाह सूरी आया, अकबर आया, अकबर का कार्यकाल में थोड़ा हिंदू मुस्लिम में जो कट्टरता थी कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार होते थे वो नहीं हुए थे। हालांकि महाराणा प्रताप जैसे हमारे जो वीर सिपाही है वो उनसे दो हाथ करते थे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी तो था कि अंतरजातीय विवाह था, चाहे मुगलों के साथ हिंदुओं के रिश्ते बन गए थे। मान सिंह भी तो उन्हीं के साथ थे, सेनापति। तो हिंदू मुस्लिम में वो, अच्छा अकबर बीरबल किससे सुनते हैं हम, टोडरमल है जो मंत्रिमंडल में, इसलिए है कि वो दूसरे धर्मों के साथ भी सहिष्णुता का व्यवहार करते थे, इसलिए उनको महान कहा जाता है। और महानता तो क्या है कि जैसे मुगल भारत में आए, चाहे बाबर आया, महान तो क्या कहेंगे, आक्रांता रहे हैं वो तो पहले से। उसके बाद कुछ राजा तो ज़्यादा कट्टर रहे, उनको हम इतने रिस्पेक्ट से नहीं देखते, चाहे औरंगजेब है। और अकबर के बारे में थोड़ा लोग पॉजिटिव वे में बात करते हैं कि उनकी जो नीतियां थी, चाहे वो दीन इलाही चलाया था उन्होंने, जो धर्म भी था, तो सभी को साथ लेके चले, हिंदुओं को भी रिस्पेक्ट। दीन इलाही में सिर्फ एक बिरबल ही रहा है और तो कोई नहीं। हाँ, वो रहा, लेकिन वो धार्मिक कट्टरता की बात नहीं थी। इसी कारण यही मुझे मानता। और तो मानता क्या, मानता तो ये होता है पब्लिक की भलाई के लिए आप कितने काम करते हैं।
भी आपका प्रशासन है, कितने आपने रोड बनाए। ऐसे तो शेरशाह सूरी ने भी ये जो जीटी रोड है कहाँ से कहाँ तक, उससे कलकत्ता से पेशावर तक, वो भी तो थोड़े से कार्यकाल में बनवा गया। तो इसलिए दूसरी बात है कि जो महान हम कहते हैं कि हमने थोड़ी महान बनाया, इतिहासकारों ने बनाया। इतिहास में जो हमने पढ़ा अकबर महान है, तो हमारे मन में बात बैठ गई भी ये तो महान है, बाकी नहीं है। तो अब इतिहास को भी तो दूसरे ढंग से लिखा जा रहा है कि उसकी विशेषताओं में, क्योंकि एक ही विचारधारा के व्यक्ति इतिहास लिखेंगे तो वो प्रेजुडिस्ड भी तो हो सकते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी तो हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है उनको अच्छा लगा, उन्होंने लिख दिया और वही हमें किताबों में पढ़ाया गया, और तो हमारे पास कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन जो इतिहास में ही हम पढ़ते हैं इसके कारण हम मानते हैं। लेकिन ये भी तो बात सही आती है कि उसके दरबार में हिंदू भी मंत्री रहे हैं, उनका जिक्र भी तो आता है। यदि फैक्ट नहीं, इसलिए थोड़ा सा लगता है, हो सकता है कुछ दूसरों से अच्छा रहा हो। ओके, इसलिए 1921 मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम जब हमारा हुआ 1857 का, मुगलों को तो आत्मसात हिंदुइज्म इसमें हमारे देश ने मान लिया था भी यहीं के हैं, बहादुर शाह जफर चाहिए, वो भी तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। फिर तो ये सभी में एकजुटता दिखाई दी थी उस वक्त कोई ऐसा नहीं था। अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। आपने राजनीतिक पार्टियां बहुत देखी हैं, आपकी तरफ से फेवरेट प्रधानमंत्री कौन रहे, या कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको लगता है देश हित के लिए? ऐसा है जी, देश हित के लिए देखा जाए जी तो हालांकि जैसे शुरू में कांग्रेस का ज्यादा शासन रहा है जी, कुछ विकास कार्य तो हुए, नो डाउट, हमें मानना पड़ेगा। चाहे जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जी, जो मैनेजमेंट के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, IITs हैं, मनरेगा है, जैसे मनमोहन सिंह जी का जिक्र करते हैं, जवाहरलाल नेहरू का, खूबियां तो रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री हैं, अब उन्होंने देखो देश की, उसके लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, तो खूबियां तो हैं। लेकिन जब से वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, निश्चित तौर पे ये कहना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भारत का जो नाम विश्व में रोशन किया है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे उनके विरोधी में ये बात को मानेंगे कि जिस प्रकार से समाज में चाहे देशभक्ति की भावना बढ़ी है, जो प्रोग्रेस है, लोगों में जो डिजिटलाइजेशन के कारण जो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रही है कि आप मार्केट में जाएं, चाहे फ्रूट बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, आप नाई की दुकान पे जाते हैं कटिंग करवाने, डिजिटल पेमेंट है। तो कितना क्रांतिकारी कदम है ये। इतना बड़ा देश जिसमें सभी पढ़े लिखे भी नहीं है, और किस प्रकार से ये जो बहुत बड़ा विकास है, एक जो सड़कों का जाल बिछा हुआ नेशनल हाईवेज हमारे जिनसे देखो, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो ये तो हमें निश्चित तौर पे मानना ही पड़ेगा कि जो वर्तमान जो सरकार है ये आम आदमी के सपनों पर खरी उतर रही है। चाहे रोजगार के अवसर हैं, आप देखो मेरिट में किसी भी गांव में जाइए, चारों तरफ खुशी मनाई जा रही है। नौकरियां, जिन लोगों की कोई अप्रोच नहीं थी उनको नौकरी, उम्मीद ही नहीं थी, जिनकी कुछ भी उम्मीद नहीं है, तो इसलिए तो बेहतर है, कोई शक नहीं है। यदि हम कंपेयर करें तो ये वर्तमान जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है और वाकई में राज्य सरकार है, जो रोजगार देने में आगे हैं, जो समाज में जो सुरक्षा है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो महाविद्यालय हैं, क्योंकि मैं कॉलेज में रहा, मैं कह सकता हूँ हर 20 किलोमीटर पे जो गर्ल्स कॉलेज या दूसरे कॉलेज हैं, जो लड़कियां कभी महाविद्यालय में नहीं जा सकती थी, अब वो जाने लगी हैं। तो ये उच्चतर शिक्षा में क्रांतिकारी कदम नहीं तो क्या है? से मेरे को एक सवाल याद आया सर, छोटे कपड़े पहनना आज़ादी है कि नहीं है, उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? लड़कियां, ऐसा है, कपड़े जो पहनना व्यक्ति की चॉइस होती है, लेकिन कपड़े तो मर्यादा के अनुसार ही पहनने पड़ेंगे, जो समाज में एक्सेप्टेबल है, हमारी सोसाइटी और जो बाहर की फॉरेन कल्चर है, हमारी पश्चिमी सभ्यता, यदि पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करेंगे और हमारी संस्कृति को बिल्कुल छोड़ देंगे तो भी तो उचित नहीं है। कई बार मेरी लड़कियों से बात होती है, मैं पूछता हूँ भाई आप जैसे निकर पहन रखी हैं, शॉर्ट्स पहन रखे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप इन्हें ड्रेस क्यों पहन रखी है? तो कई बार लड़कियां ये कहती हैं सर ये तो लड़के की समस्या, किस नज़र से देख रहा है, हमारी तो ड्रेस ठीक है, लेकिन देखने वाले की नजरिए पे डिपेंड है। ये तो है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि मर्यादा में ही रहें। अब जैसे ऐसी सोच वाले को कई बार नैरो माइंडेड बोल देते हैं, भाई ये तो संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति है। अब जो आज का समाज है, वर्तमान समाज है, चाहे कितना ही खुलापन है, लेकिन फिर भी हमें अपनी मर्यादा को बचाते हुए ही वस्त्र पहनने चाहिए जो सबको अच्छे लगे। कोशिश यही रहनी चाहिए। मान लो हमें खुद को ही अच्छा लग रहा है, दूसरे को किसी को नहीं, चाहे पेरेंट्स में हमारे गुरुजी हैं, तो समाज के अनुरूप ही अपने को जो भी है वो खाए मन भर का पहरे जग भर का। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो सबको अच्छा लगे वही करना चाहिए। एक बार मैंने सुनीता दुग्गल जी जो हमारे MP हुआ करती हैं उनसे पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने एक स्माइल देके जवाब दिया, जगदीप जी जो बीच पे ड्रेस पहननी है कि उसको समाज के बीच में क्यों पहन रहे हैं आप, और जो समाज के बीच की ड्रेस है वो बीच पे नहीं जाके पहन सकते।
बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए अपने अनुरूप ठीक है, जो अच्छा लगे वो बोले, लेकिन ये भी तो देखिए समाज में जहाँ हम रह रहे हैं वो उनको भी उचित लगना चाहिए। सरकार अगर आपको कोई काम दे कि सर आप कोई काम बताएं जो हम कर सकते हैं यूथ को लेकर, एजुकेशन के लेके, तो आप क्या ऐसा उनके आगे समीकरण रखेंगे कि सरकार को ये काम करना चाहिए एजुकेशन को लेके? एजुकेशन को लेके जो कोई खामी रही है। महाविद्यालय तो खुलते जा रहे हैं, एक तो सभी जगह स्टाफ पूरा होना चाहिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं। रूरल कॉलेज में बड़े बड़े कॉलेज बन चुके हैं, लेकिन उनमें स्टूडेंट्स कम हैं। जैसे मैं कई कॉलेजों में जिनमें रहा हूँ, नए कॉलेज हैं, मान लो 3 मंजिला भवन है जी, तो पहली और दूसरी मंजिल ही प्रयोग में आ रही है, तीसरी खाली पड़ी है काफ़ी कॉलेजों में। तो वो कबूतर खाने बनते जा रहे हैं जी, क्योंकि साफ सफाई नहीं होती। मान लो स्वीपर आपका एक है जी, वो जो बच्चे क्लासेस लगाते हैं वहीं पे सफाई कर सकते हैं, ऊपर नहीं। तो बेटर है कि और कोई स्किल इंस्टीट्यूट यदि जगह है जिन कॉलेजेस में अनयूज स्पेस है तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ ऐसे खोलने जाने चाहिए जो एक्सपर्ट्स की देखरेख में स्किल को बढ़ावा दें। आपके हिसाब से सरकार और क्या बदलाव करे सरकारी डिपार्टमेंट में? सरकारी डिपार्टमेंट में सरकार के बदलाव से ही बदलाव नहीं आता, व्यक्तियों की जो निष्ठा है अपने कार्य के प्रति वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सरकार ने आपको जहाँ भी अपॉइंट किया, रिक्रूट किया है, जो काम आपको सौंपा गया है वो आप अच्छी तरह तो करें। हाँ, लोग कितने ही लोग हैं, यदि वो काम नहीं करेंगे फिर क्या बनेगा बिल्डिंग बनाने का? तो सब अपनी ड्यूटी समझें, तभी आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। जी, यूथ को और उनके माँ बाप को क्या सजेशन देना चाहेंगे सर आप? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आज के युग में जी, जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है या और बातें हैं, तो मैं पेरेंट्स को चाहूँगा कि बच्चों के साथ, जो यूथ के साथ अपना समय बिताएं। जब भी आपके पास फुर्सत के लम्हे या शाम को खाना खाने के बाद या उनके साथ बैठें, उनकी समस्याएं सुनें और कोशिश करें कि कुछ देर के लिए सोशल मीडिया से हम दूर रहें, एक वर्तमान दुनिया में लौटें, वर्चुअल वर्ल्ड से। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI का ज़माना भी आ गया है, लेकिन वर्तमान में रहें और बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करें, उनको अच्छा बुरा या उनकी समस्याएं सुने, उनके साथ कुछ पल बिताएं और एक तरह से उनको एहसास कराएं कि वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके माता पिता हैं, तो उनके साथ घुल मिल कर रहें और तभी हम उनको अच्छे संस्कार देंगे और वो समाज में एक अच्छा कर पाएंगे। और ज़्यादातर जो डिप्रेशन की या नशे की बीमारी है, सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, इनका सबका उपचार है कि हम सब मिलकर समाज में उनको एक दिशा प्रदान करें और दशा प्रदान करें, तभी हम सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू सर। तो भाई हमारे रणबीर कौशल जी बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब आप जानने के लिए तो तत्पर रहेंगे ही, और एजुकेशन पे ये पहली वीडियो, हालांकि बहुत सारे यूथ के लिए मैं काम कर ही रहा हूँ, फिर भी एजुकेशन पे ऐसी वीडियो जो हर माँ बाप को देखनी चाहिए, बच्चों को तो देखनी चाहिए पर माँ बाप सबसे पहले। भाई शाम में रोटी खाने बैठ जाएंगे, सारे अपने अपने मोबाइल में लग जाओगे। पहले का टाइम ठीक था, नाना नानी का जाया करते, बड़ा घूमया करते, गाँव में हंडा करते, अड़ोस पड़ोस का बेरा होता है, पड़ोसी का नहीं बेरा, कौन रहो कौन नहीं। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन जागरूकता जरूरी। यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगे कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।